नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके लिए नए डेटा को लेकर जो लेटेस्ट आ चुका है। ये डेटा है जल का, जो 2024 में सरकार ने आंकड़े को जारी किया है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, हमारे प्रीलिम में आ सकता है, और कहां से आ सकता है चलिए एक बार बात करते हैं। तो आपने देखा कि यहां नदियां हैं, यहां झीलें हैं, पर यहां पर लिखा हुआ है वाटर रिसोर्सेज, यहां लिखा हुआ है जल संसाधन। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है हमारे लिए लेटेस्ट है, जनसंख्या 2011 की पढ़नी है, आपदे जो है 2023-24 के पढ़ने हैं। वन रिपोर्ट भी आ चुकी है 2023 की, तो ये भी हमने आपके लिए ला दिया है यूट्यूब में, आप जाकर जरूर देखिए। और इसमें से आपको बहुत जल्दी देखिएगा ये रामबाण आपके लिए सिद्ध होने वाले हैं। इसके अलावा मिनरल का जो डेटा है वो लास्ट ईयर का पढ़िएगा, चूंकि आरंभिक डेटा एग्जाम में नहीं आता है, अंतरिम डेटा काम आता है, तो याद रखिएगा। इसलिए जो पुराना वाला डेटा है वही आपके लिए यहां पर फाइनलाइज होने वाला है। तो शुरू करते हैं। ये जो रिपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भूजल के बारे में बताती है, ग्राउंड वाटर के बारे में हमें जानकारी देती है। एक तरफ से शुरू करते हैं, आखिरकार भूजल पुनर्भंडारण होता क्या है, आखिरकार किसे कहते हैं भूजल भंडारण। तो भूजल का अर्थ क्या होता है, तो भूजल भंडारण से आशय है मिट्टी के माध्यम से, जो हमारी सॉइल है इसके माध्यम से जो भूमिगत जल स्तर तक, पानी के नीचे की जो अवस्था है उसके प्रवाह की जो क्रिया है, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे भूजल पुनर्भरण कहा जाता है, इसे वाटर रिचार्ज के नाम से जाना जाता है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे करके पानी नीचे की ओर जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे भूजल का पुनर्भरण या रिचार्ज इंग्लिश के लिए वर्ड यूज किया जाता है। पानी का प्रवाह जो है वो कैसे हो सकता है, तो ये बारिश हो सकती है या बर्फ के पिघलने के कारण हो सकता है, जो असंतृप्त क्षेत्र के नीचे की ओर रिसता जाता है, अर्थात ऊंचाई से निचले क्षेत्रों की ओर ये बहता हुआ नजर आता है। जो पानी है वही चीज लिखी है कि पानी है, नदी का तल है, झील है, वर्षा के जल के संचयन के लिए कृत्रिम रूप से निर्मित जल संचय के माध्यम से भी पानी नीचे रिसता है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, यदि हम कहीं पर तालाब बना दें, ये तालाब बना हुआ है, तो तालाब से भी तो जल रिस रिस कर धरती के नीचे पहुंचता है। जैसे मध्य प्रदेश में एक योजना चलती है, इसका नाम है बलराम ताल योजना। इसमें खेतों के मध्य में तालाब बनाए जाते हैं, तो आप ऐसे भी करके समझ सकते हैं। इसके अलावा पानी निकालने से तात्पर्य क्या है, कोई पीने के लिए पानी को धरती से निकाल रहा है, कोई सिंचाई के लिए निकाल रहा है, कोई औद्योगिक उद्देश्य के लिए निकाल रहा है, जो कुएं, ट्यूबवेल, अन्य स्तर से निकल सकते हैं। इसके अलावा जो जब भूजल की दर पानी के निष्कर्षण दर से कम होती है, अर्थात जो रिचार्ज हो रहा है वो पानी को निकालने की दर से, जो पानी को निकाल रहे हैं उससे कम हो जाता है, तो भूमिगत जल के जो स्तर है, जो लेवल, जो इसका वाटर टेबल है, वो वाटर टेबल नीचे चले जाती है। उसे वाटर लेवल नहीं कहते, उसे वाटर टेबल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, तो जब भूमिगत जल का स्तर नीचे गिरावट आ जाती है तो हमें पानी का संकट होता है। और आप ही को बताना है कि ऐसा किस ऋतु में ज्यादा होता है कि जो रिचार्ज होने की प्रक्रिया है वो कम हो जाती है और इसका उपयोग की प्रक्रिया या उपयोग की दर, मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो ये गर्मी में दिखाई देता है। तो चलते हैं आगे की ओर, इसके क्या क्या आंकड़े हमारे सामने आते हैं। तो किसने किया है भाई ये रिपोर्ट जारी, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने। किस तारीख को, तो 31 दिसंबर 2024 को गतिशील भूजल संसाधन आकलन की रिपोर्ट जारी की है, जो किस साल की है, जो 2024 की आंकड़े दिखाई देते हैं। गतिशील भूजल आकलन रिपोर्ट का अनावरण किसने किया है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, CR पाटिल साहब के द्वारा यह किया गया है। इसके अलावा इसलिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य और केंद्र शासित के सहयोग से की गई, क्योंकि जब तक सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब तक ये आंकड़े कोलैब नहीं करेंगी, जब तक समाहित नहीं करेंगी, जब तक ये आ नहीं सकते। आखिरकार क्या रिपोर्ट बताती है, तो रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017 से लेकर 2024 के बीच में जो रिचार्ज प्रक्रिया है, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, भूजल का रिचार्ज है, इसमें कितने बिलियन क्यूबिक मीटर, तो 15 बिलियन क्यूबिक मीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जो एक पॉजिटिव है। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि भूजल के निकालने में कितने बिलियन क्यूबिक की कमी आई है, तो 3 बिलियन क्यूबिक मीटर की कमी आई है, क्योंकि हम अब सरफेस वाटर का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, उसका संचयन और संरक्षण भी कर रहे हैं। वर्तमान आकलन में बताया गया है कि कुल वार्षिक भूजल 446.90 BCM
आंका गया है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी रिपोर्ट है। देश की कुल वार्षिक भूजल भी कितना है भाई, तो यही है 446 बिलियन क्यूबिक मीटर आंक लिया गया है। इसके अलावा दोहन में जो जल है, दोहन कितना हो रहा है, तो 406 बिलियन बीसीएम आंकित किया गया है। तो देख लीजिएगा, भूजल का रिचार्ज हो रहा है 446 और निकाल कितना रहे 406, अर्थात सेव तो होता नजर आता है। इसके अलावा वार्षिक भूजल निष्कर्षण 2024 तक 245 बीसीएम है, जो पूरे भारत के औसत जल रिचार्ज का या औसत निष्कर्षण का 60.4% है। तो 60.4 है, ये आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को आपको याद करना होता है। बीसीएम क्या होता है, तो बिलियन क्यूबिक मीटर होता है, बीसीएम होता है, इसमें कोई परेशान मत होइएगा। इसके अलावा भारत दुनिया में जो फ्रेश वाटर है, इसका हमारे देश में केवल कितने परसेंट है, तो 4% अवेलेबल है। कुल वार्षिक भू रिचार्ज कितना है, तो ये बार बार आ रहा है, अर्थात यही हमारे बार बार एग्जाम में आ सकता है, 446 बिलियन घन मीटर या क्यूबिक मीटर दिखाई देता है। इसके अलावा प्राकृतिक निर्वहन के लिए आवंटन को ध्यान में रखते हुए वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल कितना है भाई, तो निकाल कितना रहे, तो 406, जबकि रिचार्ज कर रहे हैं 446। तो ये आपको याद रख लेना था। इसके अलावा भूजल निष्कर्षण हमने लिख लिया। वर्षा से मूल रूप से रिचार्ज होता है। पानी कहां से रिचार्ज होता है, तो जब हर क्षेत्र में पानी गिरता है तो पानी उसी कारण से धीरे धीरे क्या होता है, निचली सतह पर जाता है और वहीं पर जाकर स्टोर हो जाता है। जो कुल वार्षिक पुनर्रिचार्ज का कितने परसेंट है, तो आपसे यह प्रश्न आ सकता है कि वर्षा के माध्यम से कितने प्रतिशत पानी रिचार्ज होता है, तो कितने प्रतिशत भाई, 61% पानी रिचार्ज होता है। वार्षिक वर्षा का 75% से अधिक केवल किस से किस मंथ के बीच में, तो जून से सितंबर के बीच में जो रिचार्ज है वो 75% इसी समय हो जाता है। तो देखिए कितने सारे लेटेस्ट डाटा है जो आपको प्रीलिम में आ सकते हैं, इसलिए आपके लिए सबसे ऑथेंटिक डेटा के साथ हम लेकर भी आए हैं। आगे चलते हैं। गतिशील भूजल रिपोर्ट मूल्यांकन 2023 से यदि हम तुलना करें तो कुल वार्षिक भूजल रिचार्ज 449 बीसीएम है, जो मानसूनी रूप में घटकर 446 बीसीएम हो गया है। पहले था 449, जो इस बार होकर हो गया 446। वार्षिक निष्कर्षण भूजल 407.21 से मानसून मामूली रूप में घटकर कितना हो गया, 406 हो गया। तो पहले ज्यादा फिर कम। वार्षिक भूजल निष्कर्षण 241 बिलियन क्यूबिक मीटर से मामूली रूप में बढ़ा है और यह बढ़कर कितना हो गया है, 245.6 बिलियन क्यूबिक मीटर होता नजर आता है। इसके अलावा 5 आकलन किए गए हैं, जिसमें टैंक है, तालाब है, जल संरक्षण की संरचना है। इनके रिचार्ज में लगातार हम क्या देखें, वृद्धि देखी गई है, जो 2023 में 2024 की तुलना में कितने बीसीएम की वृद्धि है, तो टैंक जलाशय में 0.39 बिलियन क्यूबिक मीटर की वृद्धि हुई है। ये एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। इसके अलावा 2017 से टैंक, तालाब और जितनी भी चीज है इनमें वृद्धि ही हुई है। टैंक तालाब में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जो बहुत अच्छी है। संरक्षित श्रेणी की इकाइयों में यदि हम देखें तो 2017 की तुलना में 2024 में यह बढ़ा है, जो एक महत्वपूर्ण विषय हमें दिखाई भी देता है। इसके अलावा अतिशोधित मूल्यांकन इकाइयों में भी ये क्या है भाई, 2024 में ये 11.4 होता दिखाई देता है। और यदि हम इसके बारे में देखें तो कृषि क्षेत्र भूजल संसाधनों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो भूजल का सबसे अधिक उपयोग यदि कहीं होता है दोस्तों, तो वो कहां पर होता है, तो ये कृषि क्षेत्र में होता हुआ दिखाई देता है, जो वार्षिक निष्कर्षण का 87% है। तो सोच सकते हैं कि 100% में से यदि ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं तो इस 100% का 87% कहां पर जा रहा है, कृषिगत कार्यों के लिए जा रहा है। ये सरकार आंकड़ा प्रस्तुत करती है। आगे चलते हैं। कृषि भूजल निष्कर्षण के क्षेत्रवार यदि हम देखें, स्टेट वाइज यदि हम देखें तो कृषि क्षेत्र में कितने परसेंट है, 87% है। घरेलू क्षेत्र में 11% है और इंडस्ट्रियल में मात्र कितने परसेंट है, 2% भूजल का उपयोग किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी वाइज यदि हम देखें स्टेट, तो 100% जितना ग्राउंड वाटर उसका पूरा उपयोग पंजाब, राजस्थान, दादर नगर हवेली, दमन दीव, हरियाणा और दिल्ली में हो रहा है। 90 से 100 के बीच में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो इसका यूटिलाइजेशन कर रहा है। 70 से 90% के बीच में तमिलनाडु, यूपी, पुडुचेरी और चंडीगढ़ आते हैं और 70% से अधिक काम आंध्र, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़। इसके अलावा हम अपने आप को देखें तो हम अपने आप को यहीं पाते हैं। तो देखिएगा
हम भूजल का कितने प्रतिशत निष्कर्षण कर रहे हैं, तो 70% से अधिक हम निष्कर्षण या 70% लगभग निष्कर्षण करते हुए भूजल का नजर आते हैं। तो याद रखिएगा, स्टैटिक डेटा है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपसे पूछा भी जा सकता है। अब हम चलते हैं, जो वर्षा का रिचार्ज है वो कितने प्रतिशत है। तो कुल भूजल पुनर्भरण में रिचार्ज में कितना योगदान है वर्षा का, तो 61% योगदान है, जिसमें मानसून सीजन में जब मानसून आता है तब इसका योगदान 55% है। गैर मानसून अर्थात बिना मानसून के समय में 6% है। इसके अलावा मानसून में वर्षा का पुनर्भरण 70% से अधिक है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 70 से अधिक है, वो है असम, गोवा, गुजरात, झारखंड, केरल, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के ग्राउंड वाटर रिचार्ज में मानसून के समय कितना योगदान है, तो मानसून के समय 70% योगदान दिखाई देता है। इसके अलावा जो हमारे ग्राउंड वाटर है, भूजल है, वह जल भारत में कृषि और पेयजल की सुरक्षा की क्या है, रीढ़ है। तो यह प्रश्न यह दिया जाए कि भारत में पेयजल के लिए सुरक्षा की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो ग्राउंड वाटर को कहा जाता है। सिंचाई में सबसे ज्यादा 62% ग्रामीण क्षेत्र में जल की आपूर्ति करता है, जबकि 85% ये शहर क्षेत्र में और आपूर्ति करता हुआ दिखाई देता है। सिंचाई का लगभग 62%, ग्रामीण क्षेत्र का 85% और शहर में 50% ये योगदान देता है ग्राउंड वाटर। क्योंकि गांव में ऐसे कोई सोर्स एज इट इज होते नहीं, हर के घर में अलग कुएं दिखाई देते हैं, कुछ गांव के बीच में कुछ हैंडपंप हमें दिखाई देते हैं, तो ये इसे और महत्वपूर्ण बना देते हैं। 2012 में यदि हम राष्ट्रीय जल नीति की संसाधनों की तुलना करें तो राष्ट्रीय जल नीति के बारे में बहुत सारी चीजें दी गई हैं कि 2012 में राष्ट्रीय जल नीति भूजल संसाधनों के आवधिक वैज्ञानिक रूप को जोड़ देती है। तो लेटेस्ट जो हमारी जो जल नीति है वो किस साल की है, तो लेटेस्ट जो हमारी जल नीति है वो 2012 की है। इसके अलावा एक और आकलन यहां पर दिया गया है कि भारत में जल संसाधनों का आकलन 1901 से शुरू हुआ था। सबसे चालू हुआ था तो 1901 से शुरू हुआ था, जब प्रथम बार सिंचाई आयोग ने किस जल का, तो सतही सिंचाई संसाधनों का आकलन किया था, जो था 144 मिलियन हेक्टेयर था। तो ये आंकड़े हैं जिसे आपको याद करना है, कॉपी में लिख लीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा और फिर से हम इसमें बात करेंगे कि देखिए आपके लिए बोला था मैंने और वही चीज आती हुई यहां नजर भी आती है। अब हम देखते हैं 2024 में कुछ विशेष चुनौती कहां आई। आखिरकार ज्यादा पानी निकालोगे तो चुनौती ज्यादा आएंगी। अब कहां कहां आ रही है, तो उत्तर पश्चिम भारत जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, यहां पर ग्राउंड वाटर का रिचार्ज अधिक, भूजल पुनर्भरण अधिक है, लेकिन इसमें यहां पर रिचार्ज के साथ साथ इसका यूज भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अब पानी बहुत अधिक गहराई में मिलने लगा है। इसके अलावा पश्चिमी भारत की बात करें, राजस्थान और गुजरात की, तो यहां ड्राई वेजिटेशन है, ड्राई क्लाइमेट पाया जाता है, यहां पर वेट ना होकर शुष्क जलवायु पाई जाती है, इसलिए यहां पर पानी अत्यधिक दबाव में दिखता है। राजस्थान में भी आपने देखा होगा कि राजस्थान में बहुत अंदर तक गहराई में लगभग 800 फीट की गहराई पे जब प्रेशर के साथ गड्ढा खोदा गया तो हवा के साथ पानी बाहर निकला और ये एक्वाफर के कारण ही होता दिखाई भी देता है। दक्षिणी भारत की बात करें, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यहां पर हार्ड रॉक पाई जाती है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट रॉक पाई जाती है, जिसके कारण से जो ये जलभृत है, जहां पर पानी भरा होता है वो अंदर नहीं जा पाता, वहां कम मात्रा में स्टोर होता है और ये एक समस्या बनकर दिखाई देती। तो सबसे ज्यादा डेंजर में कौन है भाई, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी दिखाई देते हैं। अब भारत में वर्षा का क्या कॉन्सेप्ट है, आखिरकार भारत में वर्षा का क्या कैसा कॉन्सेप्ट है, तो भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वो साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही भारत में मूल रूप से वर्षा ऋतु होती है और यही ग्राउंड वाटर के रिचार्ज में, भूमिगत पानी के रिचार्ज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा जो हमारे कोस्टल स्टेट है, जो हमारे तटीय राज्य हैं, इनमें प्री मानसून के दौरान भी मानसून पूर्व फुहार के माध्यम से भी रिचार्ज होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा बारडोई चिल्ला, आपने सुना होगा नॉरवेस्टर, आपने सुना होगा मैंगो शावर, आपने सुना होगा चाय वर्षा, टी शावर सुना है ना। तो ये कैसे, चेरी ब्लॉसम, ये क्या है, तो ये मानसून पूर्व फुहार हैं, ये भी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहीं ना भटकना पड़े, इसके लिए मैंने आपको बिना भटकने के लिए आपको ये
पूरा का पूरा आंकड़ा लाकर समाहित कर दिया है। पुराना पूछे तो भी, नया पूछे तो भी। क्या करना है भाई, वार्षिक जो भूजल का रिचार्ज है बीसीएम, बिलियन क्यूबिक मीटर में, 2023 में कितना था, तो 449 था। अभी कितना है, तो 446, या इसे आप 447 मान सकते हैं। 2 पॉइंट की कमी आती नजर आती है। इसके अलावा वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल जितना निकाल सकते हैं वो कितना है, तो पहले था 407, अब हो गया है 406, कमी आई है। इसके अलावा सिंचाई है, घरेलू है या इंडस्ट्रियल काम में निकालने के मामले में देखें तो पहले निकालते थे 241, अब निकाल रहे हैं 245, तो इसमें वृद्धि दिखाई देती है। इसके अलावा भूजल निष्कर्षण का चरण देखें, स्टेप में यदि देखें तो कितने परसेंट, तो पहले 59 था, अब हो गया है 60। अर्थात अधिकांश चीजों में आप देख सकते हैं क्या आंकड़ा हमें दिखाई देता है। और आगे चलते हैं, और आगे चलें तो हमारे पास क्या आता है, अब देखते हैं राष्ट्रीय जलभृत का मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम NAQUM क्या करता है। तो राष्ट्रीय जलभृत का मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम कैसे शुरू किया गया था, तो ये चालू किया गया था CGWB के द्वारा, ये शुरू किया गया था। अब कमेंट करके आपको यही बताना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGWB। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो एक बार फुल फॉर्म जरूर आप इसको लिखकर बताएंगे। तो याद रखिएगा, तो ये CGWB के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें कहां कहां पर जलभृत है, कहां कहां एक्वाफर है, कहां कहां भूमिगत पानी अंदर रिचार्ज होके रखा हुआ है, उसके क्या लक्षण होते हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा NAQUM 2.0 में जहां पर चुनौती है, जहां पानी की कमी है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल वर्णन किया गया है। साथ ही साथ ऐसे क्षेत्र जो अति शोषित हैं, इसके अलावा महत्वपूर्ण है और अर्ध महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, इन सभी के बारे में, और इन सभी के बारे में क्या करना है आपको, पूरी डिटेल इसमें की गई है। इसके अलावा भूजल विनियमन के लिए मॉडल विधेयक भी लाया गया है, जो किसके द्वारा लाया गया है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। और किसे जारी किया गया है, सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को जारी किया गया है। इसमें आखिरकार बताया क्या गया, तो इसमें बताया गया है कि अति शोषित क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करो, क्यों अधिक से ज्यादा यहां पर पानी की कमी हो रही है, यह बताया गया। इसके अलावा जलभृत का मानचित्रण, उसका प्रबंधन करने के लिए राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि वाटर को रिचार्ज किया जा सके, इसका एग्जीक्यूशन और अधिक किया जा सके। अब चलते हैं और क्या पहल की गई है भूजल के मूल्यांकन के लिए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने शायद नाम भी ना सुना हो पर यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हेलीबॉर्न भू भौतिकीय सर्वेक्षण। कौन सा, तो भू भौतिकी सर्वेक्षण इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो क्या महत्वपूर्ण है भाई, तो यह जल संकट, जहां जहां पानी की समस्या है और जहां बहुत अधिक उसका शोषण हो रहा है, ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है। इसमें उच्च रिजोल्यूशन जलभृत मानचित्रण, अर्थात कहां मानचित्र किस प्रकार का होगा, इसका चित्रण किया जाता है। इसके अलावा आखिरकार ये कहां पर है, तो उत्तर पश्चिम भारत में, जो हमारा राजस्थान गुजरात का क्षेत्र है, यहां जितने ड्राई क्षेत्र हैं, जो शुष्क क्षेत्र हैं, यहां 1 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसमें क्या किया गया है, सर्वेक्षण किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हेलीबॉर्न भूभौतिकी सर्वेक्षण, जो ड्राई क्षेत्र में किया जाता है जहां पानी की कमी हो गई है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अटल भूजल योजना। ये आपने नाम सुना होगा पर फिर भी मैं यहां पर इसे जोड़ रहा हूं, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री जी के करकमलों से की गई थी। एक्चुअल में ये कब से कितने, तो ये 1 अप्रैल 2020 से बेसिकली 5 साल के लिए लागू की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, इन्होंने इसको शुभारंभ किया था, पर 1 अप्रैल 2020 से 5 साल के लिए लागू है। करती क्या है, तो करती यह है कि सामुदायिक भागीदारी और मांग आधारित हस्तक्षेप पर ध्यान देती है। और 7 स्टेट, कौन कौन से 7 राज्य हैं, तो आपको नाम पता होना चाहिए, जैसे हरियाणा है, कर्नाटक है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है हमारा, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, यूपी है। यहां के लगभग कितने जिलों, 80 जिलों में, 229 ब्लॉक में और 8220 गांवों में, पंचायतों में इसे लागू किया गया है, जिससे अटल भूजल योजना के नाम से हम जानते हैं। और क्या जानना चाहिए, तो इसमें हमें जानना है कृत्रिम रिचार्ज के लिए मास्टर प्लान क्या है, आखिरकार हम कैसे करके आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है, तो CGWB द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ लाया गया है और
1.42 करोड़ वर्षा जल संचय और कृत्रिम पुनर्संचरण की योजना बनाई गई। अर्थात बहुत सारे ऐसे जगह पर संरचनाएं बनाई गई हैं जो क्या करती हैं, ग्राउंड वाटर को आर्टिफिशियली रिचार्ज करती हैं। इससे क्या हुआ, तो 185 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर मानसूनी वर्षा का जल उपयोग करने की परिकल्पना है और यह बहुत हद तक मूर्त रूप भी ले पाया है। अब चलते हैं अगला जो आपको पता होना चाहिए वाटर में, वाटरशेड विकास कार्यक्रम। वाटरशेड क्या कार्यक्रम है, तो वाटरशेड मिशन अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग रूप से लागू किया गया है। इसमें मनरेगा के तहत, किसके तहत, मनरेगा, आपने नाम भी सुना होगा, मनरेगा के तहत इसे अपनाया गया है और इससे जो ग्राउंड वाटर है उसे रिचार्ज करने में मदद मिलती है। इसके अलावा आपने यह भी सुना होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो आपसे प्रीलिम में पूछेगा आखिरकार कौन ऐसा मंत्रालय जो इसे लागू करता है, तो इसे लागू करता है हमारा प्यारा जल शक्ति मंत्रालय। तो पानी के ऊपर आए तो यही मंत्रालय लगाइएगा, जो क्या लक्ष्य रखता है, तो सुरक्षित जल आपके घर तक पहुंचे, यही इसका प्रमुख लक्ष्य है। और आगे देखते हैं और क्या हमारे लिए JSA, आखिरकार होता क्या है जल शक्ति अभियान। तो जल शक्ति अभियान जो फर्स्ट था वो 2019 में 256 जल जहां तनावग्रस्त जिले हैं, जहां पर पानी की अत्यंत कमी है, उन तनावग्रस्त जिलों में शुरू किया गया था और ये कितने ब्लॉक में था, 1592 ब्लॉक में दिया गया था। इसी के तहत इसमें कैच द रेन अभियान, यह प्रश्न पूछता है कि कब से शुरू हुआ, तो 21 से 23 के बीच में पूरे देश को कवर करता है कैच द रेन अभियान, जिसके तहत जल का संरक्षण करना है, जल वर्षा जल को एकत्रित करना है और उसका बेस्ट प्रबंधन भी करना है। ये अंतिम आंकड़े हैं, इसे एक बार आप देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा आपसे एग्जाम में आएगा। चूंकि लेटेस्ट रिपोर्ट यदि सरकार ने दे दी है तो वहीं से रिपोर्ट से बनते हुए प्रश्न नजर आते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेकर 2024 का आंकड़ा है कि रेनफॉल के समय कितना हुआ, तो लगभग 55% ये हुआ, जो हमने आंकड़ा इसके पहले भी आपको बताया था। इसके अलावा रिचार्ज फ्रॉम अदर सोर्स, मानसून के दौरान अदर सोर्स से 19% हुआ है। रिचार्ज फ्रॉम रेनफॉल ड्यूरिंग द नॉन मानसूनी सीजन, तो ग्रीन रंग में जो गैर मानसूनी समय, इससे लगभग 6% रिचार्ज हुआ है। और रिचार्ज फ्रॉम द सोर्स ड्यूरिंग द नॉन मानसूनी, ये भी कितना है, लगभग 20% नजर आता है। तो ये वो स्टैटिक डेटा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ग्राउंड वाटर रिसोर्स के बारे में देखें तो टोटल नेचुरल है ना डिस्चार्ज कितने रूप में हुआ, तो 91% है और 9% कैसा दिखाई देता है, एनुअल एक्सटर्नल दिखाई देता है। टोटल नेचुरल कितने हुआ, तो 9% दिखाई देता है और एनुअल है ना एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स कितना है, तो ये 91% दिखाई देता है। वहीं पर इसका एब्स्ट्रैक्शन यदि हम देखें तो किस किस रूप में क्या होता है, तो इरिगेशन के यूज में कितने प्रतिशत है, तो 87% है। एक्सटेंशन अलग अलग रूप में कितने प्रतिशत है, तो 2% है। और डोमेस्टिक घरेलू उपयोग में कितने प्रतिशत है, तो 11% का आंकड़ा दिखाई देता है। इसके अलावा ये बहुत सारे और भी अतिरिक्त आपके सामने आंकड़े हैं, आप इन आंकड़ों को देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बनकर तैयार होते हैं। ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश को आप यहां से देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर और भी डिटेल विस्तृत जानकारी दी गई है और ये हमारा प्यारा यहां पर मध्य प्रदेश नजर आता है। तो यही है वो चीज जिसके बारे में आपको देखना था। आपके लिए हम 1 रिपोर्ट ला चुके हैं लेटेस्ट, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। आपके लिए जल रिपोर्ट ला चुके हैं, खनिज का डेटा अंतरिम वाला ही पढ़ना जो 22-23 का है, जो पहले से आपको उपलब्ध करा दिया गया था। पूरा विश्वास है कि आपके लिए बहुत लाभदायी सिद्ध होगा। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।